तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं, जिनके पास पैसा है, धन्ना सेठ सब जो है, उनको ही टिकट बांट दिए। खाता सीज करने से पैसे को रोक सकते हो, खाता सीज करने से आप प्रचार सामग्री को रोक सकते हो। लेकिन सांसद बने 5 साल हो गया, लेकिन ना ही कोई दौरा किए ना कुछ किया। रेल को नवागढ़ तक ले जाएंगे बोले थे भाजपा के नेता, रेल नवागढ़ तक तो नहीं गए। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थिति बहुत चिंतनीय है। हमारे बीएसपी के कर्मचारी हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, जो श्रमिक हैं और ठेका श्रमिक हैं, दोनों की बहुत सी मांगे हैं। विजय बघेल जी से मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा के लोग इतने पैसा बांट रहे हैं लोगों को, ईडी का छापा, आईटी का छापा, डीआरआई का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, सब छापे पड़ रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहे। वो ऐसे लोगों से चंदा ले रहे हो जो कई मुद्दों में घिरे हुए हैं, पहले उनसे उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, बाद में चंदा लो और धंधा करो। एक तरफा कार्रवाई और दमनात्मक नीति, खाता सीज करना, किसी को जेल में डाल देना, और आप लोग दूध के धुले हो और करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्चा कर रहे हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में बताएं ना। सर्वप्रथम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। 10 समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना, अपने आप में काफी अलग है और अहम भी है। पहले के चुनाव में देखते थे कि नेता सब आते थे, लोगों को सपने दिखाते थे उनके सपने पूरे करने के। लेकिन इस चुनाव में, एन चुनाव से पहले, दो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल में ठूस दिए जाते हैं, सिर पे ईडी आईटी चढ़ी हुई है, प्रमुख विपक्षी दलों के बैंक खाते सीज कर दिए जाते हैं। ऐसे माहौल में एक नेता जिन पे छोटे से लेके बड़े नेता सब भरोसा जताते कि इनको टिकट मिलनी चाहिए, हमारी जीत निश्चित है, उस नेता के साथ मैं मौजूद हूं, जिनका नाम है राजेंद्र साहू, जो दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। भैया, बहुत स्वागत है 10 समाचार में आपका। भैया, केंद्र के नेताओं को आप पे भरोसा है, प्रदेश के क्षेत्र के नेताओं पे आप पे भरोसा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब पे आप पे भरोसा है। क्या ऐसे करिश्मा आपने कर दिया है कि सबको आप पे भरोसा है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जी। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं जी। पार्टी का, और जनहित के कार्यों को लेकर जी। मैं हमेशा लगा रहा हूं। हम्म। आज ही की बात नहीं है, लगातार लगभग 37-38 साल से छात्र राजनीति से जुड़ाव रहा है। और उस समय ऐसा नहीं था कि हम आगे चल के लोकसभा लड़ पाएंगे, जी। लेकिन उस दिन की मेहनत से लेकर आज तक के मेहनत के भरोसे लोगों का जो प्यार और दुलार मिला है, उसके कारण ये अवसर कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। और जनता से लगातार सतत संपर्क, खाली नेता लोगों का तो आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का भी आशीर्वाद है, लेकिन जनता जो यहाँ से दुर्ग लोकसभा के सभी, दुर्ग लोकसभा के साथ साथ पुराना बालोद जिला भी है, वहाँ भी हमारा संपर्क है। और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही अवसर मुझे मिला है। प्यार और आशीर्वाद बनी रहे, ऐसी कामना है। लेकिन जहाँ एक तरफ सभी बड़े नेता भाग रहे थे चुनाव से, वहां पे राजेंद्र साहू साहब जो इतने मुखर हैं, प्रमुखता से अपनी बात रखते, दो टुक अंदाज में, कम शब्दों में अपनी बात रख देते, वो लगता नहीं कि फंस गए? जहाँ एक तरफ आपके अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं पार्टी के, ऐसे माहौल पे चुनाव में आप फंस तो नहीं गए? सबसे पहले कोई भी चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, और यहाँ के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, आप देख रहे होंगे लोकसभा में जब से नाम तय हुआ है, सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लग गए हैं। रही बात खाते सीज करने की, हम लोग कम व्यय में भी चुनाव जीतेंगे। खाता सीज करने से पैसे को रोक सकते हो, खाता सीज करने से आप प्रचार सामग्री को रोक सकते हो, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता के मनोबल को नहीं रोक सकते, नहीं तोड़ सकते। मनोबल बना हुआ है, और कार्यकर्ता दुगुने नहीं, 4 गुने 5 गुने ताकत से इस चुनाव में अपना ताकत दिखाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं पे इतना भरोसा है, आपको कह रहे हैं कि ताकत दिखाएंगे बिना पैसे के भी,
उन कार्यकर्ताओं को, आपके जो विरोधी, जो आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं विजय बघेल साहब, उनकी किन खामियों को आप गिना रहे बहुत सी खामियां हैं। हैं? कितने बार क्षेत्र का दौरा किए हैं, जी ये जनता बोल रही है। सांसद बने 5 साल हो गया, लेकिन ना ही कोई दौरा किए, ना कुछ किए। रेल को नवागढ़ तक ले जाएंगे बोले थे भाजपा के नेता, रेल नवागढ़ तक तो नहीं गया। जी लोग आज भी देख रहे हैं नवागढ़ के लोग कि कब पटरी बिछेगी, कब उसमें यात्रा करेंगे। जी दुर्ग से चलने वाली बहुत से ट्रेनें विलंब से चल रही है, कई ट्रेनें रद्द हो रही है, कई ट्रेनें बंद कर दी गई है। लेकिन आज तक सांसद महोदय के द्वारा उस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, उसके लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि जो बंद ट्रेनें वो फिर से चालू हो जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थिति बहुत चिंतनीय है। मतलब वहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती, कभी आगजनी हो जाती, कभी कुछ हो जाती, बहुत सी दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन उसके उन्नयन के लिए उन्होंने ना कभी सेल और ना ही इस्पात मंत्रालय में इसकी चर्चा की। हमारे बीएसपी के कर्मचारी हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, जो श्रमिक हैं और ठेका श्रमिक हैं, दोनों की बहुत सी मांगे हैं। एरियर को लेकर है, 39 महीने का नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला? इस पे भी लोगों का नाराजगी है सांसद महोदय के प्रति। और जो एरियर की बात करें, चाहे बोनस की बात करें, बोनस कहाँ है? कितना बोनस मिलता है? आप क्या कर रहे हो? ये जनता कह रही है। 275 श्रमिक और अधिकारियों की जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना काल में। कोरोना काल में मृत्यु होने के कारण उनके परिवार के लोगों को अब तक तो अनुकंपा नियुक्ति मिल जानी थी, मगर सांसद महोदय ने उसमें भी कोई प्रयास नहीं किया है। बहुत से हैं, जैसे एक भी ऐसा कोई भूमि पूजन नहीं किया जिससे लोगों को लगे कि उन्होंने कोई काम किया है। 5 सालों में केंद्र में भी उनकी सरकार थी, एक भी ऐसी योजना नहीं लाए हैं जिससे किसानों को, मजदूरों को या युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। जब इतनी सारी बातें हो गई, ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो फिर किस लहजे से विजय बघेल साहब कह रहे हैं कि इस बार तो 6 लाख से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे? कुछ तो किए होंगे तभी बोल रहे समय बताएगा, जनता बताएगी कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अच्छा, आपके जो प्रिय मित्र हैं विजय बघेल साहब, उन्होंने भी कहा है पहले कि राजन भाई जो हैं मेरे काफी करीबी रहे हैं, शुरू से संबंध है। उनका कल बयान आता है, कहते हैं कि कांग्रेस के सभी नेता भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, किसी के पास पैसा नहीं था, तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं, जिनके पास पैसा है, धन्ना सेठ सब जो है, उनको ही टिकट बांट दिए। राजन साहू साहब को मिल गया, भूपेश बघेल साहब को मिल गया, ताम्रध्वज साहू साहब को मिल गया, मतलब जिनके पास पैसा है उन्हीं को टिकट दिए। क्या कहेंगे आप? विजय बघेल जी से मैं पूछना चाहूंगा, भाजपा के लोग इतने पैसा बांट रहे हैं लोगों को, कांग्रेस के लोगों को हो या अन्य दलों के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ईडी का छापा, आईटी का छापा, डीआरआई का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई का छापा, सब छापे पड़ रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहे। लेकिन इन लोग इतना जो खर्च करते हैं भाजपा के लोग, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? खरीद फरोख्त, चंदा मिला है, चंदा मिल रहा है तो किसने दिया है? गौ मांस का जो संयंत्र चला रहा है, जो निर्यात करता है, वो चंदा दे रहा है। ये जो कोरोना काल में जिसको आपने इंजेक्शन बनाने का काम दिया था, उसको लोगों से चंदा ले रहे हो, लोगों को वैक्सीन बनाने का, और वैसे लोगों से चंदा ले रहे हो जो कई मुद्दों में घिरे हुए हैं। पहले उनसे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, बाद में चंदा लो और धंधा करो। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? और ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का। आगे आऊंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर इतने ही पाक साफ है
तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जो गिरफ्तार हुए हैं उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही इतने पाक साहब? किसी भी जी व्यक्ति को आरोपी बनाते हो तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया होती है, जी और न्यायालय के प्रक्रिया के तहत हम्म, किसी को जमानत मिलती है, किसी में समय लगता है। जी इसमें मैं और आप निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? जी और अभी वो आरोप आरोप तय नहीं हुए हैं, हम्म, उसको बनाया गया है। जी जिस दिन अगर कोई होती है, सजा होती है, हम्म, तब उसमें उसको बोला जाएगा। हम्म, और 10 साल पहले इन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे। हम्म, इनकी सरकार 10 साल चल गई, हम्म, कितने रुपए काला धन आए देशवासियों को बताए। हम्म, इन्होंने कहा था कि बहुत सारे काले धन है, हम्म, साथ ही साथ कहा था इस बहुत से घोटाले हुए हैं। जी तो 10 साल में कितने के ऊपर कार्रवाई हुई? जी खाली आरोप लगाना और जनता को भ्रमित करने का काम भाजपा का है। भाजपा भ्रमित पार्टी है। आपने घोटाले की बात कही तो आपके प्रिय मित्र जो हैं विजय बघेल साहब, उनकी एक और बात याद आ गई। एक आखिरी सवाल उनके नाम से। उनका ये कहना है कि 5 साल में या 10 साल में जो केंद्र की सरकार रही है, उनके आप इतने काम हैं कि आप उंगली भी नहीं गिना सकते। और हमारी जो अभी गवर्नमेंट बनी है, 100 दिन हो गए उनके उनके इतने काम उन्होंने कर दिए हैं कि जनता खुश है। और वही 5 साल की अगर भूपेश सरकार की बात करें तो इतने घोटाले हैं, इतने घोटाले कि उंगली कम पड़ जाए गिनने में। काम की बात करोगे जी तो देश में किसान आंदोलनरत है। जी किसान आंदोलन करते हैं कि अपने फसल का सही मूल्य मिले, न्यूनतम सर समर्थन मूल्य लागू जी हो। जी इसमें क्यों नहीं बोलते हैं जी बघेल साहब, जी विजय बघेल जी? बोलना चाहिए ना कि किसानों को उनको समर्थन मूल्य देश में मिलना चाहिए। जी अभी आपके युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जी मैं देश की बात के साथ साथ ये कहना चाहूंगा, भिलाई इस्पात संयंत्र में भर्ती बंद है। जी क्यों बंद है? हम्म, इस पे क्यों नहीं बोलते? रोजगार 2 करोड़ हर साल देंगे बोले थे आप। जी मैं हमने नहीं कहा था, आपने कहा था। जी हम तो अभी 30 लाख नौकरी देंगे बोल रहे हैं। जी आप तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे। अभी तक तो देश में सब रोजगार वाले हो जाते अगर आपके वादे पूरे करते। कौन सा वादा पूरे? जी महंगाई कम करने की बात किए थे, जी 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देने की बात किए थे। मुझे तो नहीं लगता देश में कहीं एक आध जगह मिल रहा होगा 35 रुपये। जी अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात किए थे। ये वादा पूरा कब करेंगे भाजपा वाले? जी कब करेंगे पूरा? हम्म, हमारे स्कूटर के दाम बढ़ गए, जी एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, जी सब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कारण है। जी चंदा दो और बिल्कुल भाव बढ़ाओ। जी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर, एसी सब के दाम बढ़ गए हैं। जी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब आप इतना तंज कस रहे हैं तो वही एक तरफ जब दुख क्यों होता है आप लोगों को कि आप लोगों के अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड सीज कर दिए जाते हैं, अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, तो हमारा आप लोगों को दुख क्यों? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को सीज नहीं, अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। अकाउंट सीज किया जी है। ये किस नीति को दिखाते जी हैं? यानी आप धड़ाधड़ चंदा लो और चलाओ, आप कोई टैक्स ना दो, जी और सामने वाले से टैक्स लेने की बात करो। आम जनता आम जनता से नहीं, दूसरी पार्टी से से भी। जी और आप कोई टैक्स, अरे भाई अगर कांग्रेस पार्टी में अगर टैक्स देने की बात कही जा रही है जी तो भाजपा तो ज्यादा चंदा ली है, जी उसमें टैक्स क्यों नहीं? जी चलिए, भाजपा पे तो काफी आपने प्रहार कर दिया। आपकी खुद के पार्टी में अंतरकला है। पिछले दिनों राजनांदगांव में सुरेंद्र का प्रकरण हुआ, फिर राम कुमार शुक्ला रायपुर वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा, फिर देवेंद्र यादव साहब का विरोध हुआ, आपके नेता अनशन में बैठ गए थे। काफी दिनों से रोज कभी 100 कार्यकर्ता, कभी 500 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों एमआईसी मेंबर थे, छाया पार्षद थे, वो हो गए शामिल बीजेपी में। आप तो संकट मोचक कहलाते हैं पार्टी के, तो ये संकट को काहे नहीं हल रहे? सबसे पहले आप बता जी देता हूँ, जी 2-3 लोग मान लो चले जाते हैं तो जी पीछे भाजपा के लोगों को खड़े करके बता देते हैं कि इतने लोग, एक तरफ इतने लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। जी ये सब पहले भी चलता था, हम्म, कभी इस पार्टी से उस पार्टी। कांग्रेस में भी बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। जी हम लोग संख्या ज्यादा बताने का प्रयास नहीं करते। जी भाजपा में भी नाराजगी है, जी
और ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। पिछले दिनों मैंने भाजपा के अध्यक्ष का बयान पढ़ा था कि अभी 12-13 हजार लोग आए हैं, अभी तो 1 लाख लोग आने बाकी है। वो ये बता रहे हैं कि प्रदेश में हमारे कई लाख कार्यकर्ता हैं। मैं नहीं, वो बोल रहे हैं। तो वो मान रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कई लाख हैं, तभी तो 1-8 लाख जाएंगे बोल रहे हैं। तो वो गलत फहमी में है, पहले तो जाएंगे नहीं लोग, लेकिन वो अरे जो गए हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं, पार्टी है और पार्टी में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान कोई नहीं है उनसे। नीचे जमीनी स्तर पे हमारे दूरस्थ अंचलों में हर बूथ में हर सेक्टर में कार्यकर्ता तैनात है और वो कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी से पूरे कर्तव्य के साथ पार्टी को विजयी बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। इससे पहले आप भूपेश बघेल साहब के चुनाव का आपने संचालन किया, उनको आपने जीत भी दिलवाया 2 दफे। इस बार वो अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे नाथगांव से, क्योंकि आप खुद चुनावी मैदान पे हैं। किस तरह की बातचीत हो रही है और वहां भूपेश बघेल साहब को भेजने का गणित लोग नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले तो मैं आपको साफ कर दूं, मैंने किसी की जीत नहीं दिलाई, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत दिलाई, मतदाताओं ने जीत दिलाई। इसलिए मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं। व्यक्ति खड़ा रहता है लेकिन काम पूरे कार्यकर्ता और मतदाता लोग करते हैं। मतदाताओं के आशीर्वाद से वो विजयी हुए हैं भूपेश बघेल जी, और पूरी उम्मीद है कि वो नांदगांव से भी। मतदाताओं से जो जनसंपर्क आपने किया ना, हम लोग माध्यम बनते हैं लेकिन सीधा जुड़ाव रहता है जो प्रत्याशी रहते हैं उनसे, और वो लोग मेहनत करके पार्टी को जिताते हैं और जनता का आशीर्वाद रहता है। चुनाव से अहम पहले भूपेश बघेल साहब के ऊपर एफआईआर हुआ, और अब ओपी चौधरी साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, और अगली बारी जो है वो भूपेश बघेल साहब की, इसको कैसे लेते अभी जो भाजपा की सरकार है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। जो लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं जानते हैं इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आरोप लगा दो। अब अजीत पवार 72,000 करोड़ का घोटाला किए, भाजपा में है, उनकी जांच क्यों रुक गई? चिंतामणि महाराज का नाम था, उनका नाम क्यों हट गया? हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उसमें क्यों नहीं होता? बहुत से लोग हैं, आपके सिंधिया जी चले गए, अभी नीतीश कुमार जी चले गए, तो डराओ, अगर जो डर गए उनको ले आओ, जो नहीं डरे उनको जेल में भेज दो। ये प्रक्रिया लोग करते रहेंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद इनके लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी साहब ने किया है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस समय चुनाव? पूरे देश में लोगों को धीरे धीरे जागरूक करने का समय लगता है, क्योंकि झूठ का बाजार गर्म है। देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, देश में बहुत से अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि हमारे मूल सुविधाओं से ध्यान मोड़कर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, इन मुद्दों से, इन जो मिलने वाली आम जन को सुविधाएं हैं उनसे भटकाकर अन्य के क्षेत्र की ओर मोड़ने का काम एक पार्टी विशेष कर रही है, और उसको हमको समझना है। राहुल जी के न्याय यात्रा से निश्चित तौर पे देश में भारत जुड़ रहा है, और भारत जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे भारत का विकास होगा। आज मणिपुर चल रहा है, आज कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ लोगों को रहना, उनको जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ अराजकता फैला हुआ है। ठीक, आखिरी 2 सवाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मैतारी वंदन योजना जो लाई थी बीजेपी, उसका कांग्रेस ने काफी उसका मजाक बनाया था कि ये तो सिर्फ छलावा कर रहे हैं। अब आप लोग 1 लाख सालाना देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, फिर एक तरफ आपके नेता सब बोलते हैं कि भारत कर्जे में है, भारत सरकार ने काफी कर्जा लिया हुआ है बाहर से।
आप लोगों की सरकार अगर केंद्र में बन जाती है और आप कह रहे हैं कि सरकार अभी जो वर्तमान में है वो कर्जे में है, तो ये 1 लाख रुपए कहाँ से देगी महिलाओं को? छत्तीसगढ़ में जी। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। जी। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के धान का ऐसा मूल्य तय कर दिया है कि देश देश में एक आदर्श बन के रहेगा। जी। और वैसे ही हमने गोबर भी खरीदी किया। जी। हमने भूमिहीन श्रमिक को भी 7,000 रुपये सालाना दिया। हमने बेरोजगारों को भी 2,500 रुपया दिया। तो जब ये सब दे सकते हैं तो 1 लाख रुपये सालाना हमारी महिला बहनों को, जी। उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर कि उस परिवार को समृद्ध बनाए। जी। उस समृद्ध बनाने के लिए हम उस परिवार को एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण और उसमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सके। राजेंद्र साहू साहब जब जीतते हैं, जीतेंगे अभी, उसके बाद लोगों को ये जरा बताइए कि सांसद निधि से क्या क्या काम हो सकता है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस विषय को प्रमुखता से आप उठाएंगे? सबसे पहले तो जी। सांसद निधि से जो मांग आएगी वो करना ही है जी। और ऐसे कार्य करना है जिससे जनता को का हित हो। आपकी विश लिस्ट में क्या है? लोगों के बीच जा रहे हैं, आप बता रहे होंगे कि मेरे सांसद बनने के बाद मैं क्षेत्र में ये करूंगा। सबसे पहले तो ये जो सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं, जी। मेरा पहला काम रहेगा जी। सांसद बनने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की हम्म। उन्नयन करना और उसको बिकने नहीं देना। अगर वो बिकने की अगर वो स्थिति रहेगी तो उसके लिए पूरा जी। हमारी जनता के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पूरा दम लगा के, कंधे से कंधा मिला के जी। उस लड़ाई को लड़ेंगे और बीएसपी को बिकने नहीं दूंगा। ये काफी बड़ा बयान आप दे रहे हैं। हाँ, बड़ा बड़ा बयान नहीं है, जी। हमारा धरोहर है। जी। जी। हमारे पूर्वजों ने इसमें जमीन दिया था, जी। छत्तीसगढ़ के लोगों ने, जी। और इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई है और इसमें बहुत से लोग काम करके निकले हैं। जी। बहुत से लोग वहाँ सही कह रहे हैं। रोजगार किए हैं। बहुत से लोगों को परिवार का पालन पोषण हुआ था और हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। इसको प्राइवेट निजी हाथों में नहीं बिकने दूंगा, ये मेरी जनता से वादा है। अच्छा। हाँ, इसको बिकने नहीं देंगे। हम्म। दूसरा उसका उन्नयन, हम्म। बिकने बचाने के साथ साथ उन्नयन, हम्म। और वहाँ जो भर्ती बंद है जी। उस भर्ती के लिए भी पूरा प्रयास करके रोजगार का अवसर खुलवाना है और ताकि यहाँ के युवाओं को जी। वहाँ रोजगार फिर से मिलना प्रारंभ हो जाए। ठेका श्रमिकों को जी। उनका अधिकार दिलाना और जो श्रमिक है हम्म। बीएसपी के, उनको भी उनका अधिकार दिलाना। काफी बड़ी बात आपने कही है। और जो रेल रेल बंद हो गए हैं यहाँ से यात्री रेल, उनको फिर से चालू करने का काम, और पूरा उसके लिए जो करना पड़े वो मैं जनता के हित में करने के लिए तैयार रहूँगा। आखिरी सवाल, जहां आपके नेता सब बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल हालात है, ये चुनाव अगर फिर से नरेंद्र मोदी साहब जीत जाते हैं तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ऐसे बुरे माहौल में, आपकी भाषा में अगर बोलूं तो ऐसे बुरे माहौल में छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 11 में से कितनी सीटें इस बार? मुझे नहीं लगता कि हालात बुरे हैं। जी। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, क्योंकि मनोबल बढ़ा हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का, जी। और उनको देख के हमारा जोश और बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो ये मुश्किल हालात नहीं है। हम अधिकांश सीटें जीतेंगे, दुर्ग भी जीतेंगे, नांदगांव भी जीतेंगे और अधिकांश सीट जीतेंगे। दुर्ग और नांदगांव की बात तो आपने कर दी, एक आंकड़ा जरा बताइए 11 में से कितने? मैं बता रहा हूँ ना, अधिकांश सीटें जीतेंगे। आप देखते रहिए, अब ये जितने वो कर रहे हैं ना, ये दमनात्मक नीति अपना रहे हैं, उतने लोगों में भाजपा के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। जी। एक तरफा कार्रवाई और दमनात्मक नीति, खाता सीज करना, किसी को जेल में डाल देना, और आप लोग दूध के धुले हो और करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्चा कर रहे हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में बताएं ना। क्योंकि आपने आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई, पिछले दिनों आपके प्रिय मित्र चतुर्भुज राठी साहब जो बीजेपी के नेता है, उनके यहाँ आईटी का छापा पड़ा, उसमें क्या कहेंगे आप? देखो क्या होता है, जी। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा। ये भाजपा एक आध ऐसा दिखाएगी ताकि लोगों को
गुमराह किया जा सके। अच्छा, हम्म। जब उनके नेताओं पे हुआ तो लोगों को गुमराह, आपके नेताओं पे हुआ तो बोले कि भाजपा के किस विधायक या सांसद के यहाँ कार्रवाई हुई है, जी किस मंत्री के यहाँ कार्रवाई हुई है, हम्म, भाजपा के किन पूर्व मंत्रियों के यहाँ कार्रवाई हुई है? क्या देश की जनता नहीं जानती? क्या छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जानती कि जी उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं, हम्म, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके पास कितनी संपत्ति है? हम्म, ये सब जनता जानती है। आप उसको बोलने का अवसर तो दो, जी जनता से लीजिए ना बाइट। नहीं, जनता से तो बाइट ले रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके जो प्रिय नेता है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस लोगों को डरा रही है, कांग्रेस माहौल ऐसा बना रही है कि डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोगों को डरा रही है चुनाव से पहले। क्या होता है, जी डरा कौन रहा है, जी धमका कौन रहा है, हम्म, कार्रवाई कौन कर रहा है, हम्म, ये देश की जनता को बताने की जरूरत जी नहीं है। जी भाजपा विपक्षी दलों पे तो कार्रवाई कर ही रही है। जी उनके नेता, बहुत से नेता ऐसे हैं जो डरे सहमे हुए हैं, बोल जी कुछ नहीं पा रहे हैं, जी वो भी दहशत में है। ठीक। तो ये थे राजेंद्र साहू साहब, काफी बिजी समय में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र भैया। कह रहे हैं कि 11 में से नांदगांव और दुर्ग तो हम जीत रहे हैं, बाकी आंकड़ा भी अच्छा आएगा। डिक्टेटरशिप जो देश में चल रहा है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो बीएसपी में जो पिछले दिनों काफी घटनाएं हुई हैं उनमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, जो भर्तियां रुकी हुई है, उनको लेकर मैं प्रयासरत रहूंगा और चीजें चेंज होंगी। तमाम तरह की बातें हुई हैं और भी बातें निकलेंगी। पल पल की अपडेट इस लोकसभा चुनाव की आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारे अपना